नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए 29 जून को यानी कि कल बीपीएससी हेड टीचर का पेपर हुआ था। इससे पहले हमने आपको जो हेड मास्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर हमने आपको जीएस के प्रश्न सॉल्व कराए थे और आज के पेपर में हम 75 प्रश्न पूछे गए हैं आपके जो काम के हैं। आज हम इन सभी प्रश्नों को देखेंगे और जो है ये पेपर 29 जून को हुआ है। आइए इसका सटीक हल देखते हैं और साथ में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हमने आपको जो है काफ़ी कुछ पढ़ाया है और आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे हमने आपके लिए 2000 PIQs की प्लेलिस्ट बनाई है, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उसको ज़रूर देख लें। जो नए जुड़े हैं उसको ज़रूर देख लें। जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। और साथ में NCERT साइंस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल वाले पेपर में भी जो हमने आपको एनालिसिस कराया था NCERT साइंस से प्रश्न आए थे, आज वाले पेपर में भी NCERT साइंस से प्रश्न आए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दें। और साथ में जो है NCERT जियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है कंप्लीट कर लें। प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी और साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो मैराथन NCERT के उसको हम जो है रख देंगे, एकलव्य सीरीज के अंदर भी रख देंगे, जिससे जो है सभी लोगों को सहूलियत रहे। अब आते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करते हैं और साथ में जो है आपको PRT का मैथ और रीजनिंग का भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो GS पार्ट में भी हेल्प करता है। तो PRT का मैथ और रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा, आप उतना प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लीजिए। बाकी एकलव्य सीरीज़ में अब डेली जो है 4 से 5 वीडियो देना तो संभव है नहीं, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। तो ऑलरेडी जो आपको PIQ सीरीज कराएगी 2000 वाली, आप उसको कंप्लीट कर लें। अब आते हैं, प्रश्न है पहला, मूली किसका उदाहरण है। प्रश्न है मूली किसका उदाहरण है और यह जो पेपर है आपका NCERT में आपको पढ़ाया गया है मूसला जड़ें। तो मूसला जड़ का ये उदाहरण होता है, मूसला जड़ का उदाहरण होता है और ये संशोधित जड़ मानी जाती है। तो मूली जो है या तो मूसला जड़ ऑप्शन में आएगा या संशोधित जड़ ऑप्शन में आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। और आप लोगों में से जिन लोगों ने भी सिंसियरली NCERT की क्लासेस देखी हैं तो उनको भी यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। मरीज, निदान, बिल, चिकित्सक, उपचार। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रश्न आपको याद होगा PRT में रीजनिंग में पूछा गया था, जहाँ पे जो है पुलिस वगैरह दिया गया था, पुलिस, दंड, कोर्ट वगैरह की बात की गई, तो कुछ वैसा ही प्रश्न है यहाँ पे। तो सबसे पहले मरीज का नंबर आएगा, मरीज होगा, फिर मरीज जो है चिकित्सक के पास जाएगा, चिकित्सक के पास जाएगा, चिकित्सक जो है निदान करेगा, डायग्नोस करेगा, तो निदान करेगा और निदान के लिए फिर क्या करेगा, उपचार करेगा और उपचार के बाद जो है बिल थमा देगा कि लो 1 लाख रुपए दो। तो मरीज 1 नंबर पे, चिकित्सक 4 नंबर पे, फिर उसके बाद जो है निदान 2 नंबर पे, देन उपचार 5 नंबर पे और उसके बाद फिर लास्ट में बिल। तो 1 4 2 5 3, तो 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 आपका जो है डी में है, तो 1 4 2 5 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो आपको पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए थे, तो वहाँ पे आपको ये बताया गया था। तो बाकी इसके अलावा हम आपके लिए पॉलिटी का मैराथन क्लास जो है अपलोड कर देंगे दोपहर तक। थोड़ा तबीयत हमारी डाउन है तो इस वजह से जो है अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि शाम को 4-5 बजे तक हम अपलोड कर देंगे, तो उसको देख लीजिएगा। तो पॉलिटी की काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी सभी को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो यह जो है भाषाओं के बारे में आपको पता है, कुल 22 भाषाएँ हैं जो 8वीं अनुसूची में डाली गई हैं। इसके अलावा जो है बात करें जो है 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1951 में जोड़ा गया था। फिर 10वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, तो राजनीतिक दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची राजनीतिक दल बदल के बारे में जुड़ी हुई है। फिर पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची से जुड़ी हुई है। फिर शहरी स्वशासन, तो शहरी स्वशासन यानी नगर पालिका जिसको बोलते हैं, तो 12वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। तो 8 तो पहले से थे, 9वीं जो ऐड किया गया भूमि सुधार 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम से। फिर 10वीं जो है अनुसूची राजनीतिक दल बदल, ये जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में ऐड की गई। उसके बाद फिर जो है पंचायती राज व्यवस्था जानते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से शहरी स्वशासन 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बात करें तो कोचीन, जिसको कोची एयरपोर्ट भी कहते हैं, कोची पोर्ट भी कहते हैं, कोची बंदरगाह भी कहते हैं, यह जो है पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें जो है
अब पश्चिमी घाट के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, पश्चिमी घाट के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं और यहाँ पे बात करें तो पश्चिमी घाट हमने कल आपको पढ़ाया था 11th क्लास की ज्योग्राफी मैराथन में। और पश्चिमी घाट में 3 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे जिनसे हम रास्ता बनता है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ों के बीच में जा सकते हैं। तो जैसे दर्रे आपने पढ़े होंगे जम्मू कश्मीर वगैरह में, तो वैसे ही पश्चिमी घाट में जो है 3 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। पहले का नाम है थाल घाट, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। थाल घाट क्या करता है? थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, सबसे ऊपर पड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक साथ में। तो थाल घाट सबसे ऊपर पड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। फिर थाल घाट के नीचे आते हैं तो हमें भोर घाट मिलता है। भोर घाट क्या करता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। फिर जो है जब नीलगिरी पहाड़ियों के पास में आते हैं दक्षिण में, तो वहाँ पे हमें पाल घाट मिलता है। और पाल घाट क्या करता है? ये जो है नीलगिरी, पहला चीज़ आपको ध्यान रखना, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पाल घाट गैप, और इनको हम गैप बोलते हैं या दर्रा बोलते हैं हिंदी में। तो जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट स्थित है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और यह जो है एक हिसाब से देखा जाए तो जो कोचीन एयरपोर्ट है या कोची एयरपोर्ट है, तो यह जो है पाल घाट गैप क्षेत्र में आता है। तो पाल घाट दर्रे द्वारा जो है आंतरिक क्षेत्र से कौन जुड़ा हुआ है बंदरगाह? तो आंसर हो जाएगा कोचीन। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? तो आप इस प्रश्न को ट्राई कीजिएगा। हम एक साथ में आपको जो है काफ़ी सारे प्रश्न जो है एक साथ में आपको बीपीएससी कृषि का भी कराए थे, तो उसका भी पेपर भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस बचे, तो एक साथ में करा देंगे। और जो क्वेश्चंस हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिए आपको रखे हैं, क्योंकि थोड़ा तबीयत का बात है। बाकी जो है जितने हो पाए हैं एक बार में हमने उतने आपको यहाँ पे करा दिए। बाकी जिनमें टाइम लग रहा था उनको हम आराम से करा देंगे, तो उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। प्रश्न है अगला, संघीय बजट 2022 के अनुसार 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे? अब देखिए संघीय बजट 2022 के अनुसार यहाँ पूछ रहा है, तो हम आपसे कल भी कहे थे कि करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा मत भागी। आज कुछ और पूछा जा रहा है, कल कुछ और पूछा जाएगा। 19 जुलाई को पेपर होगा, उसमें कुछ और पूछा जाएगा। 20 जुलाई को पीआरटी का पेपर होगा, उसमें कुछ अलग ही पूछा जाएगा। तो बस आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इसके अलावा जो आपको नोट्स दिया गया पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ में जो आपको 3-4 क्लासेस ली गई थी वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आए हैं। और बीपीएससी का कोई सेट पैटर्न नहीं है कि 6 महीने का ही जो है करंट अफेयर्स देगा। वो 1 साल पहले का भी पूछ सकते हैं, 2 साल 4 साल पहले का भी, 5 साल 6 साल पहले का भी पूछा गया है। अभी हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। तो संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत जो है 80 लाख घर बनाने जाने की बात की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 80 लाख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ है? तो हिमालय का प्रथम उत्थान की बात करें तो यह जो है टर्सरी युग में हुआ है, टर्सरी युग में हुआ है। और सबसे पहले जो है ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला जो है स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। तो आसान प्रश्न था ये कि स्थानीय स्वशासन को जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। और साथ में इसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब होता है ज़मीनी स्तर पर जो लोकतंत्र होता है। तो ज़मीनी स्तर पे जो लोकतंत्र होगा वही लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला भी होगा। इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको पता है कि रतौंधी जो है विटामिन ए से जुड़ा हुआ है। तो रतौंधी विटामिन ए से जुड़ा हुआ है। और इसका जो है रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? तो रेटिनॉल है इसका जो है रासायनिक नाम। और हमने आपको जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी जब पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी हमने आपको बता दिया था इसमें कि जो है जितने भी प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स में बात करें तो इसमें कई सारे विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, पूछा गया है कई बार परीक्षा में। फिर विटामिन B2 का जो है राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है। फिर इसके बाद बात करें विटामिन B3 का, विटामिन B3 का तो जो है नियासिन है, नियासिन है।
और थायमिन की वजह से जो है कौन सा बीमारी होता है, तो थायमिन की वजह से जो है, थायमिन की कमी की वजह से जो है बेरी रोग होता है, बेरी। विटामिन B2 की वजह से चेलियोसिस होता है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, चेलियोसिस होता है विटामिन B2 की वजह से। और विटामिन B3 की वजह से जो है नियासिन की कमी की वजह से, नियासिन जो है और विटामिन B3 की कमी की वजह से जो है पेलाग्रा नाम का एक बीमारी होता है, तो पेलाग्रा का रोग होता है। और इसके अलावा बात करें तो विटामिन B6 महत्वपूर्ण है। विटामिन B6 को जो है पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन कहते हैं, रासायनिक नाम है, और इससे अनीमिया वगैरह होता है। फिर बात करें तो विटामिन B9 आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं, फोलिक अम्ल बोलते हैं, और यह भी जो है अनीमिया से रिलेटेड है। बात करें फिर आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया विटामिन B12, जिसको हम कोबैलेमिन बोलते हैं, कोबैलेमिन बोलते हैं, साइनोकोबैलेमिन बोलते हैं। तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो इसलिए इसमें कोबैलेमिन नाम है। और इसकी कमी से जो है अनीमिया से रिलेटेड ये भी है, तो इतने आपको ध्यान रखने थे। इसके अलावा बात करें विटामिन C की कमी से जो है स्कर्वी होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन C का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है विटामिन C का। और विटामिन E की बात करें तो विटामिन E का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी कमी से जो है विटामिन E की कमी से नपुंसकता जैसी बीमारियां होती हैं, तो नपुंसकता संबंधी जो दिक्कतें आती हैं ये जो है टोकोफेरॉल से की जो है विटामिन E की कमी से होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन K आपने आखिरी देख लेते हैं, विटामिन K। तो विटामिन K को जो है नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं, नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं। और इसकी जो है इसके वजह से होता क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है बढ़ जाता है, यानी ब्लड जो थक्के बनाता है उसका समय बढ़ जाता है अगर विटामिन K की कमी होगी। और विटामिन K बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, का नेतृत्व किया था। तो पहली बात है कि 1911 में निर्माण नहीं हुआ था, घोषणा की गई थी दिल्ली दरबार में, तो प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया, कोई बात नहीं। तो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, आपको भी पता है। बिहार और उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में घोषणा किया गया था कि अलग कर दिया जाएगा, किससे, बंगाल से। और कब अलग किया तो आपको अच्छे से पता है, 22 मार्च 1912। इतना क्लियर है। और इसके लिए जो आंदोलन लड़ा गया था वो लड़ा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। और ये हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो बिहार स्पेशल का क्लास लिया था मैराथन नंबर 2 एकलव्य सीरीज में, वहाँ पे भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। और आप जो है जो जितना आपको पढ़ाया गया उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें। प्रश्न आपके वहीं से बन रहे हैं, वहीं से बनेंगे। और इसके अलावा अगर कोई बहुत अलग से कहीं प्रश्न बनेगा तो वो आपको भी नहीं आता होगा, जो बहुत ज़्यादा पढ़ के गया होगा उसको भी नहीं आता होगा। तो ये चीज़ क्लियर है। फिर है अगला प्रश्न, श्रृंखला ABDH में अगला अक्षर कौन सा होगा, तो आसान प्रश्न है ये। और यहाँ पे हम बात करें, A का मान 1 होता है, B का मान 2 होता है, D का मान 4 होता है, H का मान 8 होता है। तो डबल कर दिया गया, 2 गुना तो 8 दूनी 16, तो 2 गुना यहाँ भी हो गया, तो 16 किसका होता है, P का होता है, तो आंसर P हो जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी, तो गांधी इरविन समझौता बहुत अच्छे से आपको पता है कब हुआ है, 5 मार्च 1931 को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ है, तो आपको पता है खिलाफत असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक, तो 1920 से 1922 तक हुआ है। फिर भगत सिंह को फांसी कब दी गई है, तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को दी गई है, 23 मार्च 1931 को दी है। फिर होम रूल आंदोलन की बात करें, तो होम रूल आंदोलन की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो है 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। तिलक ने अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था, पूना में हेडक्वार्टर था, और एनी बेसेंट जी ने जो है मद्रास से स्टार्ट किया था सितंबर 1916 में। फिर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो ये भगत सिंह की फांसी के बाद हुआ था, और इसमें जो है काले झंडे दिखाए गए थे गांधी जी को। गांधी जी ने बहुत दुखी होकर फिर बोला था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा पाए थे गांधी जी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था कराची में, युवाओं ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था राष्ट्रीय कांग्रेस का और गांधी जी का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को स्टार्ट हुआ था।
तो 29 मार्च 1931 को स्टार्ट हुआ था, तो कौन सी अंतिम घटना हो जाएगी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये सबसे अंतिम घटना हो जाएगी। और इस प्रकार कालानुक्रम आप याद रखिए, जो जितना आपको पढ़ाया गया है सारे आपके नोट्स में डिस्कस किए गए। आप ये नहीं कह सकते कि आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में नहीं पढ़ाया गया है। हम ज़्यादा नहीं कह रहे, आपको जो एकलव्य की 2 मैराथन क्लास है वहाँ से भी देख लेंगे, तो एक को क्वेश्चन आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं जाएगा। प्रश्न है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 है, अगर 6 से विभाजित करेंगे तो कुछ नहीं रिमाइंडर बचेगा। अगर 7 होगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 8 होगा तो 2 बचेगा, 9 ले लेते हैं। तो जब हम 9 को जो है 6 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और रिमाइंडर कितने आया? 3 आया। 9 में से 6 गया 3, और कह रहा 3 शेष बचता है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 9 हो, मान लीजिए एक 9 संख्या है, तो 9 को जो है हमने 6 से विभाजित किया तो 3 आया रिमाइंडर, जो कह रहा है प्रश्न में। अब कह रहा है संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल आएगा। संख्या कौन सी है? 9 हमने मानी है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 81, तो 9 का वर्ग 81 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है। 81 को जब हम 6 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? तो 6 दूनी 6 कम 6 21, 6 त्रिक 18 और 3 आया फिर से, यानी रिमाइंडर फिर से 3 आया है, तो आंसर हो जाएगा 3। आसान प्रश्न है, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, बस इतना लीजिएगा जो हम 6 से डिवाइड करें तो जो है 3 शेष बचे। जैसे 15 ले लीजिए, तब भी आप करेंगे तब भी आंसर जो है रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आप दूसरा एग्जाम्पल 15 ले सकते हैं, 15 का स्क्वायर करिएगा 225, उसको भी कर सकते हैं इसी प्रकार। जैसे 6 दूनी 12, तो 3 यहाँ रिमाइंडर आया, तो 225 को 6 से डिवाइड करिए, 6 त्रिक 18, 4 22 45, 6 सते 42, तो फिर से रिमाइंडर 3 आ गया, तो आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, और ऐसे प्रश्न को करने का यही आसान सा तरीका होता है कि आप जो है नंबर मान लीजिए। फिर 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे। तो हमने आपको जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, हमने पूरा एक्सप्लेन आपको किया था हरिजन सेवक संघ के बारे में कि 30 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जो है ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, जो आगे चलकर 1933 में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा गया जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 30 सितंबर 1932। नाम सिर्फ बदला गया था, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है 1933 में। और हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला जी। और सचिव कौन थे, तो अमृतलाल ठक्कर जी। सचिव कौन थे? अमृतलाल ठक्कर जी। महात्मा गांधी जो है संस्थापक थे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जो जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में हमने जो आपको पढ़ाया है वहाँ से आपको प्रश्न डायरेक्टली मिल रहे हैं। और हम जो है आपको जो अदर यूट्यूब चैनल्स होते हैं तमाम तरीके से प्रलोभन देते हैं कि हमारे यहाँ से पेपर आया, फिर नोट्स बेचने लगते हैं पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे लोगों के चक्कर में भी आपको नहीं पढ़ना है। आप जो है हमने आपको जितना नोट्स दिया आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सब्जेक्ट पे मैं अभी भी कह रहा हूँ सभी लोगों से, सब्जेक्ट पे फोकस करिए, चाहे 6 से 12 वाले हों, चाहे पीआरटी वाले हो, सब्जेक्ट पे फोकस करिए। मैथ रीजनिंग पे फोकस करिए, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कुछ लगभग 200 प्लस पीआईक्यूज आपको प्लेलिस्ट में कराए गए, उनको सॉल्व करिए। वैसे जैसे मिलते जुलते प्रश्न सॉल्व करिए, कुछ अपना भी एफर्ट करिए आप लोग। साथ में जो जीएस का पीआईक्यूज 2000 वाला उसको पूरा कंप्लीट करिए, एकलव्य सीरीज को फॉलो करिए। बाकी करंट अफेयर्स किसी के बस में नहीं होता, तो उसके पीछे आप सारा दिन परेशान होकर अपना समय जाया करेंगे। और जितना आपको पीडीएफ में दिया गया आप जितना पढ़ पाएँ उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। अब आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है, तो मानव तंत्र में पाचक एंजाइम जो ये लीवर के द्वारा निर्मित नहीं होता है। लीवर क्या बनाता है, तो बाइल जूस का निर्माण करता है लीवर। और बाइल जूस कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और लार ग्रंथि की बात करें तो पाचक एंजाइम सेलेवरी एमाइलेस का निर्माण करता है। सेलेवरी एमाइलेस ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, तो सेलेवरी एमाइलेस का निर्माण लार ग्रंथि करती है। इसके अलावा पेट और अग्नाशय में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है निर्मित होते हैं, तो लीवर नहीं निर्मित करता, तो ये आपका आंसर था। फिर भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। याद कीजिए जिन्होंने TRE 1 का पेपर दिया है या जिन्होंने TRE 1 का पेपर का PIQ देखा है, तो आपने वहाँ पे जो है देखा होगा कि यह प्रश्न करंट अफेयर में उस समय पूछा गया था। तो भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ उस समय TRE 1 में करंट अफेयर्स के रूप में पूछा गया था। तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन एक हिसाब से रिपीट हुआ है। फिर अब भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से भाग 9 संबंधित है।
ये हमने आपको जो पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया है उसमें हमने आपको पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आज उसका शाम तक एक मैराथन वीडियो में हम आपको अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, फिर से रिवाइज करा देंगे। और पार्ट 9 है आपका नगर पालिका से संबंधित है, स्थानीय जो है स्थानीय नगरीय स्वशासन से, तो नगर पालिका से संबंधित है 9 है, तो ध्यान रखिएगा। और 9 भाग संख्या 9 पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है 0.06 का होल स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का जो है स्क्वायर। फिर इसको जो है सॉल्व करने का आपको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे करना है। तो काफ़ी टिपिकल प्रश्न है, मैं जो है आपकी सुविधा के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अब यहाँ पे बात करें तो जो है 6 के पावर जो 0.06 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो है 0.06 को हम क्या लिख सकते हैं 6/100 का होल स्क्वायर। 0.47 को क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे उतना जीरो बढ़ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर। फिर जो है 0.0, ये आप लोग भी नोट कर लीजिए साथ में, तो 0.079 की बात करेंगे तो 79/1000 का स्क्वायर। इतना चीज़ क्लियर हो गया। नीचे क्या आएगा 6/1000 का स्क्वायर, फिर है 47/1000 का स्क्वायर, फिर है 79 जो है 10,000 के पावर स्क्वायर। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम इसको हटा के जो है आगे बढ़ते हैं। इतना चीज़ आपने नोट कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, 6 जो है 100 का स्क्वायर था, तो अलग हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बटा 10 के पावर 4। 100 का स्क्वायर जो है 10 के पावर 4 जो है हम लिख सकते बहुत आराम से। फिर उसके बाद जो है 47/100 का स्क्वायर था, तो 47 अलग कर लेंगे और फिर ये 10 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 100 को हम जब स्क्वायर करेंगे तो जो है 10,000 आ जाएगा और ये 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से, और उसके बाद फिर जो है 79 के पावर 10 के पावर 6, तो 3 था 79/1000 था, तो 1000 10 के पावर 3 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। इसके बाद फिर जो है नीचे जो है 6 का स्क्वायर और 10 के पावर 6 हो जाएगा, फिर 47/10 के पावर 6 हो जाएगा और 79/10 के पावर 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सेक्शन सेम रहेगा, नीचे वाले सेक्शन में हम 1/10 क्या करेंगे 1/100 बाहर निकाल लेंगे, यानी 1/10 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। तब क्या बचेगा, ऊपर तो वैल्यू सेम रहेगी, 6 स्क्वायर 10 के पावर 4, 47/10 के पावर 4, 79/10 के पावर 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/10 का स्क्वायर बाहर कर लेंगे, यानी 1/100 बाहर कर लेंगे, तो 6 स्क्वायर 10 के पावर 4 बचेगा, प्लस 47/10 के पावर 4 बचेगा, फिर 79/10 के पावर 6 बचेगा। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, फिर 4 2 6 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। जो पहले वैल्यू थी वो आ जाएगी वापस, चूँकि अपान में है तो ये कट जाएगा, सेम वैल्यू है, देख पा रहे हैं आप। अब यहाँ पे 1/1 है, नीचे 1/10 का स्क्वायर है, तो 1/1 है, 1/10 का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जो ये है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 10 का स्क्वायर और 1 जो है इसके साथ में हो जाएगा, तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 100 आएगा। काफ़ी टिपिकल प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो ये हमने आपको करंट अफेयर्स में भी शायद बताया था, जो आपको 4-5 क्लासेस ली गई थी, और ये जनवरी 2023 की बात है। अब सोचिए, मतलब आयोग का कुछ अता पता नहीं है, आप कितना भागेंगे करंट अफेयर के पीछे, वो कुछ और ही पूछ रहा होगा। बस इतना आप कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में जितने करंट अफेयर्स पूछे गए आप उनको तैयार कर लें। फंसना होगा तो फंस जाएगा, बाकी जो आप पढ़ना चाहें, अगर कम से कम पढ़ना चाहें तो मेरे हिसाब से, जो मेरा अंदाज़ा है, जो है फरवरी से प्रश्न आ सकता है, मार्च से प्रश्न आ सकता है, अप्रैल मई से आ सकता है। हम जो है पढ़ा तो नहीं सकते पूरा करंट अफेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय जाता है, आपका भी जाएगा हमारा भी जाएगा, और उससे लाभ कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेपर हमेशा बहुत अलग बनाता है योग। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, और इसमें भी बात करें, अगर इसमें भी कोई कम करना चाहते तो मार्च अप्रैल मई बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च अप्रैल मई बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जनवरी से 15 मार्च में क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ, और नवंबर से ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तब वहाँ से संभावना ना के बराबर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के जरूर देख लें।
और मार्च अप्रैल में ही कम से कम तैयार करके जाएं। और हम आपसे के लिए जो है क्विज़ में क्वेश्चंस अरेंज कर सकते हैं, जो हमको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक आ सकता है तो हम उसका क्विज़ में क्वेश्चंस अरेंज कर देंगे। इधर आपकी भी क्लासेस चल रही हैं तो वो भी क्विज़ में उतने क्वेश्चंस हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक हफ्ते के अंदर आपकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो वहाँ से हम आपको क्विज़ वगैरह क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, तो वहाँ आप उतने क्वेश्चंस को देख लीजिएगा तो भी ठीक है। बस ये रहे कि बहुत ज़्यादा परेशान मत हुई, सब्जेक्ट पे एनसीईआरटीज़ पे और नोट्स पे पीडीएफ वगैरह जो आपको दिए गए उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए। तो रोबोटिक मैनहोल सफाई के लिए जो है केरल में बांदीकूट नाम का जो है, केरल में एक बांदीकूट नाम का रोबोट तैयार किया गया था जिसका नाम था बांदीकूट। और बांदीकूट जो रोबोट था उसका काम क्या था, मैनहोल की सफाई करता था। तो यानी जो इंसानों द्वारा मैनहोल की सफाई की जाती थी उसको रोक दिया गया और रोबोटिक मैनहोल की सफाई स्टार्ट किया गया, तो बहुत अच्छी बात है, केरल में स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो आप मुस्कुरा रहे होंगे जितने लोग भी हमारी क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत अच्छे से पता है, जयप्रकाश नारायण। हमने आपको पहले भी बताया कि बस 2 ही नाम आपसे पूछे जाएंगे, या तो फूलन प्रसाद वर्मा, और हमने आपको क्या बताया था कि फूलन प्रसाद वर्मा ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1931 में। इसके अलावा आपसे पूछता बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये 1934 वाली, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और जेपी नारायण सचिव थे। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो भी आपको नाम देगा, दोनों दे सकता है। बाकी बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में स्थापित हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? तो ये भी आप एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज जो है ये पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। स्टार्च जो है ये नहीं पाया जाता। फैट तो एनिमल फैट आपने सुना ही होगा कि एनिमल फैट है, जैसे बोलते हैं कि ये जो है नॉन वेज मत खाओ, उसमें एनिमल फैट होता है, वो बहुत नुकसान करता है। तो प्रोटीन भी दोनों में पाया जाता है। आप जो है चिकन प्रोटीन जानते हैं बहुत अच्छे से, साथ में जो है जो आप दाल वगैरह खाते हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, तो दोनों में पाया जाता है। जानवरों में भी पाया जाता है और पौधों में भी पाया जाता है। ऐसे सेम प्रकार फैट भी पाया जाता है दोनों में। और स्टार्च जो होता है, ध्यान रखिएगा, स्टार्च जो है ये केवल पौधों में मौजूद होता है। और स्टार्च जो है, स्टार्च जो संश्लेषित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है और इसको खाते पीते हैं जानवर। तो जानवरों में पाया नहीं जाता, तो आंसर हो जाएगा स्टार्च। आगे बढ़ते हैं। संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो देखिए गति शक्ति योजना पुरानी है, 2022 संघीय बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था, वहाँ से प्रश्न पूछा गया। 2024 चल रहा है, सोचिए, मतलब आयोग का कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है। और इतना ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे परेशान होने की आवश्यकता इसीलिए आपको नहीं है। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको करंट अफेयर्स जितना आपसे TRE 1 से TRE 3 तक पूछा गया सब हम आपको एक जगह करवा देंगे। इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। अब आते हैं गति शक्ति योजना के लिए जो है 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो 107 लाख करोड़ इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जरूर तैयार करके जाइएगा, क्वेश्चन फंस सकते हैं। फिर प्रश्न आपका कि भारत के प्रमुख, आपको जो है कुछ दिक्कत है इसमें, मतलब दिख नहीं रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारत में प्रमुख कोयला निक्षेप, तो भारत में प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये बात करें तो गोंडवाना क्रम आंसर है, यहाँ पे आंसर है गोंडवाना क्रम। और गोंडवाना क्रम में जो है भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप पाए जाते हैं। और गोंडवाना क्रम जो है भारत का 99% जो कोयला है गोंडवाना क्रम में ही पाया जाता है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। और जो बाकी बचा है वो टर्सरी क्रम की चट्टानें होती तो उसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा, एक साथ में जब कराया जाएगा तो इसको सॉल्व करा दिया जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। BN राव, नाम याद रखिएगा, BN राव, आपने पढ़ा भी होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। आगे बढ़ते हैं। यदि A बराबर 26 है, सन बराबर 27 है, तो कैट बराबर क्या होगा? तो A का मान कितना होता है? यहाँ पे क्या किया गया, सिंपली उल्टा कर दिया गया। जैसे हमने आपको जब रीजनिंग की क्लासेस दी थी तो उसमें नंबर सिस्टम हमने आपको अल्फ़ाबेट रीजनिंग पढ़ाया था, ABCD EF GH IJ KL M, M के नीचे N लिखते हैं, OP Q R S T U V W X Y Z। A का मान 1 होता है, Z का मान 26 होता है, तो A का मान 26 कर दिया गया, यानी उल्टा कर दिया गया। ऐसे ही सन का जब हम क्या करेंगे,
सन का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो सन का एस का एच हो जाएगा, यू का उल्टा क्या हो जाएगा, यू का एफ हो जाएगा, एन का उल्टा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एच का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है, और एफ का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 होता है, और एम का मान होता है 13। तो 8 6 14 13 27, तो सन का मान भी 27 आ गया। इसी प्रकार हम कैट का निकाल लेंगे, कैट का तो सी का मान हो जाएगा x, ए का मान z, और टी का मान कितना हो जाएगा, तो टी का मान g हो जाएगा, क्योंकि उल्टा किया जा रहा है g। तो x हो गया 24 और z हो गया 26 50, और g का मान हो गया 7, तो 57। तो 57 आपका यहाँ आंसर आ गया होगा। समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न ये। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर है 57। आगे बढ़ते हैं। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है। तो फैंसी खिलौनों में जो प्रयोग किया जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये क्या उत्सर्जित करता है, तो यह दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्योंकि दिखता है हमें, तो इसलिए जो है दृश्यमान प्रकाश, ये ध्यान रखिएगा, जो है विजिबल रे की बात कर रहा है, तो विजिबल रे इमिट करता है, तो ये ध्यान रखिएगा विजिबल रे इमिट करता है। आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम 2 5 16 65 में लुप्त पद है। तो यहाँ पे आपको जो है एक सीक्वेंस यहाँ फॉलो किया गया है। जैसे 2 से 5 तक जाने के लिए 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो गया। 5 से 16 कैसे जाएंगे, तो 5 दिया 15 प्लस 1 16 हो गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ से 3 से कर दिया गया। फिर जो है 16 गुणे 4 कर दिया गया, 3 के बाद 4 से कर दिया गया, 1 जोड़ा गया, तो 16 चौके 64 65। फिर 65 4 यहाँ 4 था, फिर अगली बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1 जोड़ दिया गया, तो 65 5 से 325 और 1 326 आपका ये आंसर आ गया। तो आपको ये पता करना रहता है कि पहले से दूसरे क्रम में, दूसरे से तीसरे क्रम में, तीसरे से चौथे क्रम में क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अगर आप वो पता कर ले गए तो आपका आंसर आसानी से आ जाता है। हमने कुछ आपको ऐसे प्रश्न भी कराए थे, तो देख लीजिएगा। फिर है वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था। तो वर्धा में बात करें तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी विनोबा भावे ने। बहुत फंसाने वाला प्रश्न था, ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर जो है क्या नाम है, महात्मा गांधी लगाया हुआ, लेकिन इसका आंसर है जो है विनोबा भावे। और इसको जो है पौनार आश्रम के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पौनार आश्रम, पौनार आश्रम 1938 से रिलेटेड है, 1938 में स्थापित किया गया था। और इसके अलावा बात करेंगे महात्मा गांधी जी की, तो इन्होंने जो है सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था, जिसको साबरमती आश्रम भी बोलते हैं। तो सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम जो है किसने स्थापित किया था, जिसको बाद में साबरमती आश्रम बोला गया, तो यह जो गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। और आपको विनोबा भावे के बारे में पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये पहले सत्याग्रही थे, जो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। उसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जी, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये भी आपसे बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया था। तो ये प्रश्न आपको, और साथ में जो है राइट टू जो है इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, दोनों का पूछता है बार बार। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, अस्तित्व में आया था। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। यदि लंबा वृत्त के समतुल्य है, सेनाएं त्रिभुज के समतुल्य है, और बलवान वर्ग के तुल्य है, तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या बलवान सैनिकों को निरूपित करती है। तो यहाँ पे कह रहा है बलवान जो है वर्ग के तुल्य है, तो ये बलवान हो गया, ये बलवान हो गया। और जो है ये लंबा दिखा रहा है, जो वृत्त जो सर्किल है, वृत्त है, ये लंबा को दिखा रहा है, और सेना जो है त्रिभुज को दिखा रही है, त्रिभुज को दिखा रही है। अब प्रश्न में पूछा गया है बलवान सैनिकों को निरूपित करेगा। तो बलवान सैनिक पूछा गया है, तो लंबा हटा दीजिए, लंबा वृत्त हटा दीजिए, यानी वृत्त हटा दीजिए, इतना पोर्शन हटा दीजिए। आप इतना हटा देंगे तो आपको जो है ये जो मिल रहा है 4 जो दिख रहा है, ये आपको बलवान को भी डिनोट कर रहा है, बलवान को भी डिनोट कर रहा है, साथ में सेना को भी डिनोट कर रहा है। तो सेना और त्रिभुज, ठीक है। तो बलवान सैनिकों को निरूपित कौन करेगा, तो बलवान को निरूपित करेगा वर्ग, और जो है सैनिक को निरूपित करेगा त्रिभुज। तो त्रिभुज और जो है एक साथ में कहाँ पे दिख रहा है, तो 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ आपको लंबा वृत्त का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सेना का, त्रिभुज का और बलवान सैनिकों का। तो बलवान सैनिक, और ये यहाँ पे इसको हम हटा देंगे, कवर कर देंगे, और जब आप कवर कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, हट जाएगा। जब हट जाएगा तो क्या बचा, 4। तो 4 जो है दोनों में है, 4 त्रिभुज में भी है, 4 वर्ग में भी है, तो ये आपका सेना और बलवान को दिखाएगा। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो ये हमने आपको जो पॉलिटी की क्लासेस हमने ली हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, हमने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया। इसके अलावा जो आपको पॉलिटी एनसीईआरटी की क्लासेस पढ़ाई, तो वहाँ पे भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि वहाँ पे जो है व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है,
भारतीय संविधान में, लेकिन संघीय की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और साथ में जो है प्रजातांत्रिक, गणतंत्र बोला गया है। भारतीय संविधान में भारत को संघीय का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। और साथ में हमने आपको बताया था कि 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? तो एक था पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्म निरपेक्ष भी कभी कभी बोलते हैं, तो पंथ निरपेक्ष, साथ में जो है समाजवादी और अखंडता। तो ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े थे और प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया जो यही है। आगे बढ़ते हैं, तो संघीय आंसर हो जाएगा, ये प्रस्तावना में नहीं है। एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत 38.9 है। यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है, 10 मैचों का औसत 38.9 है, तो 10 मैचों का 38.9 है, तो 10 को हम 38.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी 10 मैचों का रन पता चल जाएगा। तो 38.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 389 हो जाएगा। कह रहा पहले 6 मैचों का औसत 42 है, तो 6 का 42 है तो कितना हो जाएगा, 42 दिया 126, 252, और इसको माइनस कर लेंगे इससे, तो हम जो अंतिम 4 मैचों का औसत पता चल जाएगा। तो अंतिम 4 मैचों का औसत पता करने के लिए पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और 4 से फिर विभाजित माइनस करेंगे, फिर 4 से विभाजित कर देंगे। तो अंतर पहले देखते हैं, इसका अंतर कितना है। तो 9 में से 2 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 137 आया। यानी 137 जो है 4 मैचों का है, तो 4 में कितना हमने किया होगा कि 137 पहुंचा होगा, यानी 4 मैच में कितना स्कोर किया होगा कि 137 पहुंचा होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 137/4। तो 137 को 4 से डिवाइड कीजिए, आपका जो अंतिम 4 मैचों का औसत आ जाएगा। 137 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 1 17, 4 चौक 16, 1 फिर पॉइंट लगा 0 बड़ा, 4 दूनी 8, फिर 2 20 25, तो 34.25 आंसर हो जाएगा अंतिम 4 मैचों का औसत। आगे बढ़ते हैं, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो ये दांत को जो है प्रभावित करता है। तो फ्लोराइड जो है प्रदूषण जो है दांत को मुख्यतः प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो कश्मीर घाटी, मालवा पठार, नीलगिरी पहाड़ियाँ, लद्दाख प्रदेश। तो लद्दाख प्रदेश यहाँ पे आंसर है। लद्दाख जो है शुष्क प्रदेश में काउंट किया जाता है, ठंडा मरुस्थल है वहाँ पे, ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है, ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है, और वहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जाहिर सी बात है, मरुस्थल है तो वर्षा कम होगी, तो 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम कहाँ होती है, लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये भी आपका बीपीएससी प्री में हमने आपको क्वेश्चंस कराए होंगे, तो वहाँ पे भी ये पूछा गया है और आंसर है CWG। तो CWG, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG से। अब बाकी ये सब चीज़ें, ये सब कॉन्सेप्ट हम आपको अब शॉर्ट्स के माध्यम से ही दे पाएंगे, वो ज़्यादा आसान रहता है, वीडियो तुरंत अपलोड भी हो जाता है, टाइम नहीं लगता है, और ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत टाइम चला जाता है, तो उस चीज़ से हम बचेंगे ताकि आप भी जो है 1 मिनट में ये सब चीज़ें देख सकें, क्लियर कर सकें। तो हम जब भी फ्री होंगे तो आपको शॉर्ट्स वगैरह फिर से रीस्टार्ट कर देंगे, जो अभी बंद हो गया है कुछ दिनों से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। BR अम्बेडकर, मूक नायक। TRE 1 का प्रश्न याद कीजिए, TRE 1 PRT का, अभी हमने आपको एकलव्य सीरीज में जो आपको पहला मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन पढ़ाया था वहाँ पे पूछा गया था प्रश्न, तो मूक नायक रिपीट हुआ है। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, आपको हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपको मैराथन दिया वहाँ पे पुस्तकों के बारे में बात की, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय से। वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट, हमने जब आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ाया था तो हमने आपसे क्या बोला था, वैलेंटाइन सिरोल ने जो है इंडियन अनरेस्ट नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला है। भारत में अशांति का जनक बोला किसको? तिलक को। किसने बोला? वैलेंटाइन सिरोल। और इनकी पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, ये भी से। सचिन नाथ सान्याल, बंदी जीवन, सचिन नाथ सान्याल, बंदी जीवन, महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अब याद कीजिए, हमने आपको शॉर्ट्स में और साथ में जो है क्लास में भी बताया है कि जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है राम मनोहर लोहिया की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। साथ में राम मनोहर लोहिया की एक पुस्तक और आपसे BPSC TRE में पूछी गई थी, जो है तो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। तो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ये भी जो है राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, तो अबुल कलाम आज़ाद, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। और आप कमेंट करके बताइए अबुल कलाम आज़ाद की फेमस पुस्तक कौन सी है, आपको पता भी है। अब आगे बढ़ते हैं, P Q का पुत्र है, R Q की बहन को पुत्र S और पुत्री T है, U S का मामा है, P S से किस प्रकार संबंधित है? तो आसान सा प्रश्न है, इसको आप कर लीजिएगा। आपको जो है यहाँ पे जैसे P है, P जो है किसका पुत्र है? तो Q का,
पी जो है क्यू का पुत्र है, तो पुत्र है तो प्लस का साइन लगा देते हैं, जो फीमेल होंगे उसमें माइनस का साइन लगा देंगे। आर क्यू की बहन है, आर क्यू की बहन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। और इनका पुत्र है एस और पुत्री टी है, तो पुत्र एस है और पुत्री टी है। भाई बहन में हम सिंगल बॉन्ड में लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड से डिनोट कर देते हैं, टी माइनस हो जाएगा। और यू एस का मामा है, यू जो है एस का मामा है, यानी यू भी क्या है, आर का भाई है। जैसे क्यू भाई है तो वैसे ही जो है आर भी यू का भाई है, यू भी आर का भाई हो गया, तो एस का क्या हो गया, मामा हो गया। और पी और एस के बीच में आपको संबंध बताना है, तो आप जो है अब यहाँ से आप समझ गए होंगे आपका क्या आंसर होगा। हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, थोड़ा प्रयास आप भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लैला मजनू पुस्तक, तो लैला मजनू पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा अबुल फजल नहीं, अबुल फजल है। बादशाहनामा अब्दुल हामिद की है। तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद भी बोलते हैं, तो अलबरूनी की पुस्तक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। तो 4, 1, 2, 3 कहाँ पे है, 4, 1, 2, 3 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। देखिए कितना करंट आप पढ़िएगा। 2017 का पूछ लिया स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर, और आंसर है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी को 2017 में बनाया गया था। बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं स्वच्छ भारत मिशन के। आगे बढ़ते हैं। मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित होती है। तो इससे सस्ता और आसान प्रश्न आपको दिखेगा नहीं। मायोपिया आपको पता है आंखों से संबंधित है, और मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट की चीज़ें दिखेंगी, निकट की चीज़ें दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया जो है, जिसको हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। नाम का उल्टा है, दूर का दिख रहा है, दोष है लेकिन दूर का दिख रहा है, नाम ही ऐसा रखा गया, दूर का दिख रहा है, दूर का सही है मामला, नज़दीक का, निकट का गड़बड़ है, निकट का नहीं दिख रहा। तो इसके लिए हम जो उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर 5 है। यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाता है तो भिन्न एक सही 1/4 से कम हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को करिएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बाकी एक साथ में क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। प्रश्न है, गदर पार्टी का पत्र गदर था। देखिए गदर पार्टी से कितना सारा सवाल पूछा गया है। तो गदर पार्टी का जो गदर था, तो गदर क्या था, तो एक पत्र था, पत्रिका थी, अखबार था, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ध्यान रखिएगा कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, यानी एक हफ्ते में केवल एक बार निकलती थी। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका में स्थापित किया गया, भारतीयों को प्रभावित करना है, दैनिक तो हो नहीं सकता, डेली डेली छपेगा तो भारत में पहुंचेगा कब। उस समय एक दिन का अखबार पता नहीं कितने दिन बाद पहुंचता था भारत। तो गदर पार्टी का जो पत्र गदर था वो कैसा उदाहरण था, साप्ताहिक पत्र का। तो ध्यान रखिएगा, वीकली मैगजीन था, वीकली न्यूज़पेपर था। और जो है गदर पार्टी को स्टार्टिंग में किस भाषा में लिखा गया, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया टीआरई में। तो उर्दू भाषा में ये छपता था, बाद में और भाषाओं में इसको जोड़ा गया, शुरू में इसको उर्दू भाषा में छापा जाता था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर है लाला हरदयाल। सोहन सिंह भाखना भी है, अगर आ जाता आंसर तो भी मानना पड़ेगा आपको। और संस्थापक अध्यक्ष पूछेगा, यानी जब स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना। आगे बढ़ते हैं। कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्न के द्वारा होती है। तो कार और वाहन में इंजन की जो कूलिंग होती है वो रेडिएटर वहाँ पे लगे होते हैं गाड़ी में, उसकी वजह से होती है। तो रेडिएटर का काम होता है, जो कार का इंजन होता है उसको कूल करना, ठंडा करना। और कई बार जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो थोड़ा चलने पे, मान लीजिए 50-100 किलोमीटर चल गई गाड़ी, तो इंजन काफ़ी गर्म होने लगता है, फिर उसको रख के उसके ऊपर पानी वगैरह डाला जाता है कि ठंडा हो जाए। तो उसका मतलब क्या, रेडिएटर काम नहीं कर रहा है, यानी इंजन को कूल नहीं कर पा रहा है। तो इंजन की कूलिंग का जिम्मेदारी किसका होता है गाड़ी में, रेडिएटर का होता है। आगे बढ़िए। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस की बात करें तो यह 8 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, फिर पूछा जा सकता है दोबारा। बाकी हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में शॉर्ट्स के माध्यम से समझा दिया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, संभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करें। प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, बाकी एक साथ में हम करा देंगे। जो प्रश्न, कुछ प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने जो है आपको मैथ के प्रश्न नहीं कराए हैं। बाकी जो है हम जल्दी एक साथ में आपको बीपीएससी एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, उसके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस बचे हैं। बीपीएससी हेडमास्टर का आपको बचा है, साथ में बीपीएससी हेड टीचर का जितना बचा है, फिर से हम वापस से सारा करा देंगे एक साथ में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैराथन भी हो जाएगा एक हिसाब से। और इसके अलावा जितना बीपीएससी जीएस पार्ट में जितना भी आपको मैथ
पूछा गया हमने सारा करा दिया, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पार्ट सेकंड के मैथ उसको जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। और साथ में बात करें तो पीआरटी के भी जितने क्वेश्चंस हैं मैथ के वो भी सब जीएस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वो हमने आपको एक प्लेलिस्ट में दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए बात करें तो डेक्कन ट्रैप, तो डेक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार भी बोलते हैं। तो डेक्कन ट्रैप जो है किसके लिए फेमस है? कपास के लिए, क्योंकि ये काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को हम कौन सी मिट्टी बोलते हैं? तो रेगुल मिट्टी भी बोलते हैं, काली कपासी मृदा भी बोलते हैं। और यह किसके लिए उपयुक्त होता है? कपास की खेती के लिए। आसान प्रश्न था। और गंगा का मैदान आपको पता है जो है गेहूँ चावल वगैरह ये सब के लिए फेमस है, गन्ना वगैरह। फिर ब्रह्मपुत्र घाटी ये सब भी जो है नदी का एक ही जैसा सीन रहता है, नदी एक ही जैसा रहता है, जूट वगैरह। आगे बढ़ते हैं। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो आपने अगर फेविकोल का डब्बा देखा होगा तो वहाँ पे एक वर्ड रहता है एडहेसिव। तो एपॉक्सी रेजिन जो होता है ये चिपकाने के काम में आता है, चीज़ों को जोड़ना जाड़ना रहता है तो उससे रिलेटेड रहता है। तो एपॉक्सी रेजिन जो है ये जोड़ने के काम में आता है, तो चिपकाने के काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें भारत से जल्दी चले जाना चाहिए, ये कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है लॉर्ड वेबल का था, जो उस समय जो है वायसराय थे। तो 1943 जून में आए थे ये, और जो है फरवरी 1947 तक ये भारत के वायसराय रहते, और इन्होंने कहा था कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, 50% अखबार वाई पढ़ते हैं, 10% अखबार दोनों पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत अखबार कोई नहीं पढ़ता है? तो यहाँ पे देखिए तो 10% लोग दोनों पढ़ रहे हैं, तो 40% लोग अखबार एक्स पढ़ रहे हैं और 50% वाई पढ़ रहे हैं। तो अगर 10 इधर है तो एक्स का कितना बचा? तो 40 था इधर, तो यहाँ 30 होना पड़ेगा, 30 10 40 हो जाएगा, टोटल एक्स का 30 10 40 हो जाएगा। तो 10 हम माइनस कर देंगे, इस तरीके से हम निकालते हैं वेन डायग्राम में। फिर वाई का 50 है, यहाँ पे 10 है ऑलरेडी, तो कितना बच सकता है यहाँ? 40 तो 10 50 हो गया वाई का, और एक्स का 30 10 40 हो गया। तो 10% यहाँ दोनों पढ़ते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 30 10 40 40 40 80, तो 80 हो गया। यानी 80% अखबार ऐसे हैं जो दोनों लोग से जुड़े हुए हैं, यानी 20% अखबार ऐसे हैं जो दोनों लोग से जुड़े, या मतलब किसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20%। तो 20% अखबार जो है 20% अखबार जो है कोई नहीं पढ़ता है, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास में गंगा में मिलती है? तो आपको हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए थे बीपीएससी प्री के, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसका नाम है पुनपुन नदी। और सेम प्रश्न आपसे बीपीएससी प्री का पूछा गया, याद कर लीजिए, हमने कराया है आपको। तो पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास में गंगा नदी में मिलती है। और इसीलिए हम आपको बार बार स्ट्रेस करते हैं कि जो आपकी 2000 PIQs की प्लेलिस्ट है अच्छे से देखिए, एकलव्य सीरीज में जो आपको PIQs कराया जाए अच्छे से देखिए, क्योंकि PIQs का सबसे ज़्यादा रिपीट होने का चांस होता है। अगर रिपीट नहीं होता है तो जैसे भी आपने घनश्याम दास बिरला वाला प्रश्न देखा, आपने कहीं नहीं देखा होगा वो प्रश्न, लेकिन हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया, समझाया कि ये पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। अगर डायरेक्टली प्रश्न नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली तो आ ही जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे जो है तेज होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज़ी से किस में होता है? सबसे फास्ट तरीके से किस में होता है? तो आंसर है सफ़ेद प्रकाश। तो थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर सफ़ेद प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में तेज किस में हो जाएगा? फास्ट किस में हो जाएगा? सफ़ेद प्रकाश में। और प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी, रेट होगा, वो लाल प्रकाश में ज़्यादा होता है। तो ये फ़र्क ध्यान रखिएगा। फिर है प्रश्न, यहाँ पे जो है संसद दिया गया है और संसद को उसके संबंधित देशों से यहाँ पे सम्मिलित करने की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया के संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय सभा है, ध्यान रखिएगा। नेशनल असेंबली बोलते हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सभा, संसद को राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली बोलते हैं। उत्तर कोरिया, जिसके प्रेसिडेंट किम जोंग हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, बदनाम है, तो उत्तर कोरिया सर्वोच्च लोकसभा कहा जाता है सुप्रीम पीपल्स असेंबली, इंग्लिश में भी नाम दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सुप्रीम पीपल्स असेंबली, सर्वोच्च लोकसभा, उत्तर कोरिया के संसद को बोला जाता है। फिलीपींस को कांग्रेस बोला जाता है, फिलीपींस का जो संसद है उसको कांग्रेस बोला जाता है। और इसके अलावा बात करें नेपाल का, तो उसको विधायिका संसद कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, ए में क्या है? तो ए में राष्ट्रीय सभा है, तो ए में 2 कहाँ पे है? ये हमारा कट गया। फिर बी में 3 है, ए में 2, बी में 3, तो बी में 4 है, तो ये भी कट गया, तो आंसर बचा ए। तो ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1।
तो आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को भरें। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, बाकी एक साथ में हम आपको करा देंगे। फिर प्रश्न है अगला, लाला लाजपत राय कथन कौन सा सही है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। तो हमने आपको क्विज में भी कराया, पढ़ाया भी है कि लाला लाजपत राय जी जो है 1920 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। विशेष अधिवेशन हुआ था, हमने आपको बताया था लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन नहीं चुना गया है तो जो है तिलक का याद कीजिए। तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है, तो तिलक यहाँ पे आंसर होना चाहिए था। लेकिन लाला लाजपत राय, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो अध्यक्ष तो चुने गए हैं, विशेष अधिवेशन ही सही लेकिन अध्यक्ष तो चुने गए हैं। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ, आपको पता बहुत अच्छे से कहाँ हुआ, पोरबंदर में हुआ, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। फिर भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, आपको बहुत अच्छे से पता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जी की थी, कब की थी, 1939 में, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में की थी। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आंसर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा शहर कौन सा है। तो जनवरी 2024 में आया था ये, और ये वृंदावन मथुरा में, मथुरा वृंदावन में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, तो वही गए थे, उद्घाटन किए थे जो है मथुरा में। पहला जो है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो है सैनिक विद्यालय या सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है मथुरा वृंदावन में। इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था। तो इनसेट 3D की बात यहाँ पे कर रहा है। इनसेट 3D का जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 26 जुलाई 2013 को, और 17 फरवरी 2024 को इनसेट 3DS जो है लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न में जो पूछा गया है इनसेट 3D, तो इनसेट 3D 26 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया है। और प्रश्न के हिसाब से देखेंगे 17 फरवरी 2024 को, यह ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। तो 17 फरवरी 2024 को इनसेट 3DS, एस वर्ड भी जोड़ दीजिए, तो इनसेट 3DS नामक जो है उपग्रह छोड़ा गया था 17 फरवरी 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। निम्नलिखित में से अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के आपको 2 एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखने, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर अर्धचालक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं। तो रेनकोट, बारिश में रेनकोट हम पहनते हैं, और टेंट में जो वाटरप्रूफिंग गुण होता है जिसके कारण पानी अंदर नहीं जाता है, तो वो किसके कारण होता है। तो आंसर है सतह तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो प्रॉपर्टी होता है, हमने आपको बताया था कि जो बूंदें होती हैं गोल हो जाती हैं, जो बारिश की बूंदें होती गोल शेप में क्यों होती, क्योंकि सबसे कम आकार लेना चाहती हैं। और रेनकोट और टेंट का जो वाटरप्रूफिंग गुण होता है वो सतह तनाव के कारण होता है। वहाँ पे जो है पानी जो है रुक ही नहीं पाता है, पानी रुक ही नहीं पाता है, उसको मौका भी नहीं लगता है, तो इसलिए जो है अंदर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, अवशोषित नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो है सतह तनाव इसका आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में अनाउंसमेंट हुआ है, जनवरी में शायद। और उर्दू साहित्य में बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सादिका नवाब शहर को दिया गया है, सादिका नवाब शहर को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हिंदी की बात करें, हिंदी में संजीव को दिया गया है। आप कमेंट करके बताइए कि संजीव ने कौन सी पुस्तक लिखी है जिनको इनमें हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी याद रखिएगा, अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को, नीलम शरण गौर को। तो आंसर हो जाएगा सादिका नवाब शहर। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचने से 15 रुपये अधिक प्राप्ति होता है, इसका लागत मूल्य क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखने का आसान सा तरीका होता है, कह रहा 5% के लाभ पे बेची जा रही है। अगर कोई चीज़ 5% के लाभ पे बेची जा रही, 100 रुपये की है, मान लीजिए 5% लाभ पे बेचा गया तो कितना हो गया, 105 रुपये में बेचा। और 5% की हानि अगर हो जाए मान लीजिए, तो 5% हानि यानी 100 रुपये था, 5% की हानि हुई तो कितना हो गया, 95। तो यहाँ पे जो है कितने का फ़र्क आ गया, आप कहेंगे 95 और 10 105, तो 10 का फ़र्क आ गया। और कितने बेचने पर कितना अधिक प्राप्त हो रहा, 15 रुपये अधिक। तो जितना अधिक प्राप्त हो रहा है उसी के बराबर कर दीजिए, तो 10 बराबर 15। एक का मान निकालिए, लागत मूल्य पूछा तो 100 का मान निकालना, लागत मूल्य पूछ रहा है तो 100 का मान निकालना है। तो 10 का बराबर 15 हो गया, तो 1 का बराबर 15/10 हो गया। 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 15/10 गुणे 100, 10 कैंसिल हो गया, तो 15 गुणे 100 150 हो गया, 150 आपका आंसर हो गया। चेक कर सकते हैं आप, इसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो 150 था, 150 में 5% मान लीजिए लाभ होता है,
लाभ होगा तो 5% 150 का कितना हो जाएगा, तो 10% 15 होता है, 5% 5.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, तो 157.5 हो गया बढ़ के। और अगर लॉस हुआ, नुकसान हुआ 5% का, तो 7.5 घट जाएगा 150 में, तो 142.5। अंतर कितना होगा, 15 रुपये अधिक प्राप्ति होगा, तो 157.5 में से 142.5 घटाएगा तो 15 आ जाएगा। आप इसका चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आंसर 150 रहेगा। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यालय है सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की व्यवस्था नहीं है, तो भारत में संसदीय और गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, आपको बहुत अच्छे से पता है। प्रजातांत्रिक और गणतंत्रात्मक जुड़े हुए एक दूसरे से, ये भी सही है। संसदीय और संघीय भी है, लेकिन अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक ये गलत है। आपसे जब पूछा जाता है अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ पे है राष्ट्रपति की, तो आप कहते हैं अमेरिका में। कहाँ पे है अध्यक्षीय प्रणाली, अमेरिका में। भारत में वैसा नहीं है, भारत में नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, तो अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक तो है, लेकिन अध्यक्षीय नहीं है। अध्यक्षीय नहीं है तो ये विशेषता नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से गुजरता है नेशनल हाईवे 3, तो ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे 3 जो है गुजरता है। अगला प्रश्न है, सर्किल को DKU FNF के रूप में कोडित किया जाता है, स्क्वायर का कोड है। प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, एक साथ में करा देंगे। फिर निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी जी ने, अगर दादा भाई नौरोजी नहीं होते, उस समय अध्यक्ष नहीं होते, तो कांग्रेस 2 धड़ों में विभक्त हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो है पार्टीशन को बंटने से बचा लिया था। फिर वो फाइनली 1907 में जाके अलग हुए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है और दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता अधिवेशन था 1906 में, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। इसके अलावा बात करें जो है 1907, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष थे, सूरत में अधिवेशन हुआ था, और इस तीनों के तीनों जो है उदारवादी धड़े के नेता थे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी आंसर होना चाहिए था, लेकिन दिए नहीं गए हैं। मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है, तो आपके पेट में पता है, आपने साइंस अगर पढ़ा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है स्टमक में। फिर है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न का एक ट्रिक होता है, देख लीजिए कि 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो 8 जो है 8 गुना हो जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 था तो 15 वर्ष था, 2 के पावर 1 था तो 15 वर्ष, यानी 1 का मान 15 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 45। ट्रिक है ये, 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 15 45, तो ट्रिक है ये। बाकी वैसे करने जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। फिर से हम बता दे रहे हैं, 15 वर्ष के लिए जो है दुगनी हो जाती है, और कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 गुनी को हम 2 को पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 1 होता है, 2 के पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब 2 के पावर 1 है ही, यानी 1 पर 15 है, तो 3 पर कितना हो जाएगा, तो 15 3 45, तो 45 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान देश कौन सा था, तो क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान देश श्रीलंका और पाकिस्तान संयुक्त रूप से थे, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में हुआ था एशिया कप 2023, और भारत विजेता रहा था। बात करें वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जो कल भारत ने जीता है, विश्व विजेता भारत बन गया है। T20 वर्ल्ड कप अगर आपसे पूछेगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है कि मेज़बानी किसने की थी, यानी कहाँ पे हुआ था, तो आंसर हो जाएगा USA और वेस्ट इंडीज़। तो USA और वेस्ट इंडीज़ दोनों जगह संयुक्त रूप से जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजित हुआ था, जिसमें कल जो है भारत चैंपियन बना। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, तो जब ऑक्सीजन को, ये क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। अगर आपने NCERT की क्लासेस हमारी देखी हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब ऑक्सीजन को हटाया जाता है तो ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना, ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन बोलते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। और इसका एक नाम और भी होता है जो यहाँ पे दिया गया, अवकरण भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण को जो है उपचयन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड कराया जाता है, ऑक्सीजन ऐड होता है उपचयन में, ऑक्सीकरण में,
तो ऑक्सीकरण और अवकरण एक दूसरे के विरोधी हैं, उल्टे हैं। अवकरण को ही अपचयन बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। रिडक्शन बोला जाता है, इसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण का सिद्धांत। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है जुडिशियल रिव्यू इंग्लिश में बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो सरकार के द्वारा कानून वगैरह बनाए जाते हैं तो उनकी वैलिडिटी चेक करती है, और उसके वैलिडिटी को चेक करने में अगर उसको लगता है कि कानून गड़बड़ बनाए गए हैं तो वो जो है अनुच्छेद 13 के तहत जो है प्रयोग करती है अनुच्छेद 13 का, और आंशिक निरस्तीकरण का सिद्धांत इसी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो अनुच्छेद 352 आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन से, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 32 आपको पता है संवैधानिक उपाचारों से संबंधित है, संवैधानिक उपाचारों से संबंधित है अनुच्छेद 32। बाकी आपके शाम को एक पॉलिटी की क्लास आएगी, उसको सभी लोग देख लीजिएगा अच्छे से, सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व किधर पड़ेगा? अगर यहाँ पे हम मान लीजिए तो पूर्व इधर पड़ेगा 1 किलोमीटर, क्लियर है। अब दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण यानी नीचे की तरफ जाएगा, तो दक्षिण की तरफ मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ तो नोट कर लीजिए चाहे। तो एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे था पूर्व इधर पड़ेगा, पश्चिम इधर पड़ेगा, तो पूर्व की तरफ 1 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ रहा है, दक्षिण की यानी नीचे की तरफ मुड़ेगा, 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर यानी फिर से पूर्व की ओर, पूर्व इधर पड़ेगा, फिर से पश्चिम इधर पड़ेगा, पूर्व इधर पड़ेगा, तो पूर्व की ओर मुड़ रहा है और फिर 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ रहा है, उत्तर यानी ऊपर की तरफ, और 9 किलोमीटर चलता है। तो 5 तो ये हो गया, 5 5 ये हो गया, 4 और हो गया, 4 और हो गया, 5 4 9 बराबर हो गया, तो 9 किलोमीटर चल रहा है। 5 इतना चला था, इसके बराबर 5 हो जाएगा। फिर जो है अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? ये 2 था तो ये भी 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 ये था, 2 ये था, तो कितना हो गया? तो 1 2 और 1 3, एक ट्रायंगल बन रहा है सिंपल सा। यहाँ 4 है, ये 1 और 2 3 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो 3 4 5। आपको पता पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5। वैसे भी आप निकाल लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और विकर्ण का जो आ जाएगा यानी जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी यही होगी। इधर से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 4 3 7 किलोमीटर हो जाएगा, तो बीच की दूरी 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो गया 5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? तो भूमि जोत का आकार सबसे कम बात करें तो केरल में पाया जाता है, केरल में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे नंबर पे न्यूनतम कहाँ है? केरल में। उसके बाद बिहार का नंबर आता है, बिहार का नंबर आता है, तो आपका आंसर है बिहार। और हमने आपसे एक बात क्या बोला था कि सबसे कम पूछे सबसे ज़्यादा पूछे, तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपको उसके हिसाब से कंसीडर करना है। आप यहाँ पे ये नहीं मान सकते कि केरल में सबसे कम है तो हम आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं लगा दें। आपको निम्नलिखित में से पूछ रहा है, अगर नहीं दिया जाएगा तब भी निम्नलिखित में से ही मानना है आपको। तो ये चीज़ क्लियर है। तो केरल में जो है भूमि जोत आकार सबसे कम है, बिहार में जो है दूसरे नंबर पे है, न्यूनतम दूसरा न्यूनतम बिहार है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो नागालैंड में जो है भूमि जोत का आकार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो नागालैंड में। ध्यान रखिएगा नागालैंड में सबसे ज़्यादा है। तो आंसर यहाँ पे बिहार हो गया, सबसे कम भूमि जोत का आकार। फिर लॉग का प्रश्न है भैया, जिसको आता है कर ले, देख लें एक बार, जिनको करने का मन हो कर ले। फिर सेरोलॉजी निम्न में से अध्ययन है, सेरोलॉजी पूछ रहा है। तो सेरोलॉजी, इसको हम जो है सारोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, सारोलॉजी। सारोलॉजी जो है किसका अध्ययन होता है? छिपकलियों का। एक सेरोलॉजी वर्ड होता है, उससे कन्फ्यूज मत कीजिएगा। सेरोलॉजी जो है ये ब्लड सीरम, जो ब्लड सीरम बनता है, जो कोविड वैक्सीन वगैरह में ब्लड सीरम बनाया गया था, तो ब्लड सीरम का जो अध्ययन होता है वो सेरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का जो अध्ययन होता है वो सेरोलॉजी कहा जाता है या सारोलॉजी कहा जाता है, जो आप कह पाइए। अगर हम बात करें यहाँ पे मच्छर और कॉकरोच, ये इंसेक्ट्स में आते हैं, और इंसेक्ट्स का आपको पता क्या कहा जाता है? इंटोमोलॉजी। तो जो है इंटोमोलॉजी कहा जाता है, इंटोमोलॉजी। इंसेक्ट में आते हैं, मच्छर और कॉकरोच दोनों इंटोमोलॉजी में आएंगे। चमगादड़ के लिए एक नाम है, नोट कर लीजिए, चिरोपेटोरोलॉजी। चिरोपेटोरोलॉजी, चिरोपेटोरोलॉजी ये जो है चमगादड़ का है। तो ये आपके प्रश्न थे जो समाप्त होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, ये आपके काम के नहीं है। यहाँ पे एक प्रश्न, 2 प्रश्न है जो काम के हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम समवर्ती सूची में सम्मिलित करने हेतु किया गया था। तो आपको पता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था, और इसमें कुछ विषय थे
जिसके जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, शिक्षा पहले जो है राज्य विषय था, बाद में उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसी प्रकार जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, ये भी जो है राज्य के विषय थे, इसको भी जो है 3 चीज़ें थी। तो तीसरा आप कमेंट करके बताइए, 3 चीज़ों को जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया था राज्य सूची से। फिर है दूरवर्ती शिक्षा, ये आपके काम करनी। एनसीईआरटी की स्थापना ध्यान रखिएगा 1961 में हुई थी, बस। बाकी और सब प्रश्न आपके काम के नहीं है, वो पेडागोजी के प्रश्न हैं। तो आप लोग अब आगे की बात करते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप पीआरटी के हैं तो जो आपको जैसा पढ़ाया गया आप उसको फॉलो कीजिए, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया उसको फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी को टाइटली पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट्स पे कमांड कीजिए, करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए। आप जब 19 तारीख को 6 से 8 का पेपर होगा तब आप फिर भटक रहे होंगे, अरे ये पूछ लिया वो पूछ लिया, आप क्या पढ़ लें। अरे आप सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। पेपर तक आते आते कुछ करंट और वगैरह दिमाग में नहीं बैठता, और आयोग इतना टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न स्पेशली पीआरटी में पूछता है, तो आप उसके पीछे ना भागे ज़्यादा। जो आपको दिया गया आप वहाँ से पढ़ लें, बाकी आपको क्विज के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। इतना ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए, नहीं फिर सब्जेक्ट और करंट सब मिक्स हो जाता है एक दिन पेपर वाले दिन। तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर आप 6 से 8 के हैं, 9 से 10 के हैं, तो आपका जैसा पेपर 15 मार्च में आया था आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। इस पेपर में जो प्रश्न आपके काम के उनको तैयार कीजिए। बाकी ये मत सोचिए ये अलग पेपर है। देखिए, ये बीपीएससी हेडमास्टर का पेपर एकदम टेढ़ा मेढ़ा आया। जो काम के थे प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए, कल करंट अफेयर्स के भी प्रश्न सॉल्व करा दिए। वहाँ हमने बताया कि सारा प्रश्न नवंबर से पूछ लिया गया था, लेकिन यहाँ तो पता नहीं कहाँ से पूछा गया। देखा आपने ना, 2017 का प्रश्न पूछा जा रहा है, 2013 का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब आयोग का कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा करंट सब्जेक्ट पे फोकस करें। 6 से 8, 9 से 10 वाले, स्पेशली पीजीटी वाले, ये सब जो है सब्जेक्ट पे फोकस करें, वहाँ से आप निकल जाएंगे। 8 नंबर करंट के लिए एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो आपको क्विज में प्रश्न कराए जाएंगे वो देख लीजिए। मन हो जो आपको पीडीएफ दिया गया मार्च अप्रैल मई का देख लीजिए, उतना फाइनल कर लीजिए। सभी लोग देख लें, मार्च अप्रैल मई सभी लोग देख लें। बाकी जो पढ़ पाए जनवरी से पढ़ लें। और गारंटी कभी नहीं रहती कि कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे, वो आयोग की मन मर्जी है, कौन सा पेपर उठा के दे दिया। तो ये चीज़ तो आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। ये सब प्रश्न जो ये जैसे अभी हेड टीचर वाला पेपर है, तो कोई इससे अपने आप को रिलेट ना करने लगे कि हमारा पेपर भी एग्जैक्टली ऐसा आएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि एग्जैक्टली ऐसा पेपर आएगा तो बस सब छोड़ के बस ऐसी तैयारी करने लगे, या कल हेडमास्टर वाला पेपर देख ले तो बस वैसी तैयारी, जो आपको तैयारी कर रहे हैं आप वैसी ही तैयारी कीजिए। अतिरिक्त परेशान मत हो। जो आपको बताया गया है एनसीईआरटीज़ पे फोकस करें, पीआईक्यूज़ पे फोकस करें, अच्छे से सॉल्व करें, तैयारी करें, सब्जेक्ट को टाइट कर लें, अपना सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें। पीआरटी वाले जीएस और मैथ रीजनिंग अच्छे से सॉल्व करें, डेली सॉल्व करें। ये मत करें कि जीएस ही आप पढ़ रहे हैं, जीएस से आपका नहीं निकल पाएगा केवल, तो ध्यान रखिएगा। अब आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बाकी पीआरटी के लिए हम जो है यहाँ पे कुछ जो नए बच्चे हैं, जो नए छात्र हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट दे देंगे। 2000 पीआईक्यूज़ की प्लेलिस्ट दे देंगे, एकलव्य सीरीज की प्लेलिस्ट दे देंगे। और आपको मान लीजिए नीचे आपने स्क्रॉल किया नहीं मिलता है, कई बार कमेंट्स ज़्यादा हो जाते तो जो हमने लिंक दिया होता नीचे चला जाता, तो आप नीचे तक जाके एक बार चेक कीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखिएगा नीचे तक आप एक बार चेक कीजिएगा। हम आपको वहाँ पे साइंस एनसीईआरटी का दे देंगे, देख लीजिएगा सारा। जियोग्राफी का एनसीईआरटी का दे देंगे, वो सारा देख लीजिएगा। बाकी आपको नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, तो ये चीज़ें क्लियर है। बाकी एकलव्य सीरीज का भी आपको दे दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो एकलव्य सीरीज का भी प्लेलिस्ट आप खत्म कर लीजिए। वीडियोस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी।